नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। बांग्लादेश के कई बड़े शहर छात्रनेता शरीफ उस्मान हादी के मौत के बाद हिंसा की चपेट में। खासतौर से राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ आगजनी हुई। बांग्लादेश में बीते साल अगस्त शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद एक सुनियोजित साजिश के तहत भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा है। ढाका और कई शहर हिंसा के चपेट में है और कारण है छात्र नेता की गोली मारकर हत्या। बांग्लादेश में जारी असंतोष का प्रमुख चेहरा बन चुके उस्मान हादी की हत्या। आज जब उस्मान हादी का शव सिंगापुर से ढाका लाया गया तो बड़ी संख्या में भारी भीड़ वहां पर जमा हुई। बांग्लादेश में खासकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। शासन और प्रशासन इस बारे में कोई ठोस कदम उठा पाने में विफल रहा है। बांग्लादेश में दिल को झकझोर देने वाली घटना गुरुवार रात भालुका उपजिला के दुबालिया पाड़ा में हुई, जब दंगाइयों ने दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक को कथित ईश निंदा के आरोप में न केवल पीट पीट कर मार डाला, बल्कि उनके शव को एक पेड़ में बांधकर आग लगा दिया। बांग्लादेश के इनकलाब मंच के छात्रनेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका और आसपास के इलाकों में व्यापक हिंसा जब फैली तो उसमें अल्पसंख्यक निशाने पर लिए गए। 2 अखबार के दफ्तरों पर हमले किए गए, उन्हें बंधक बनाया गया, तोड़फोड़ किया गया। आगजनी के अलावा भारतीय उच्चायोग के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। सवाल ये उठता है कि क्यों और कैसे ये हो रहा है बांग्लादेश में? क्या ये सब एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है? गत अगर 1 साल की घटनाक्रमों पर नजर डालें तो ये साफ है कि अंतरिम रूप में सत्ता संभाल रहे मोहम्मद यूनुस ने भारत से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान से रिश्ते अपने बेहतर किए, पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते अपने बेहतर किए। पाकिस्तान में लगातार अस्थिरता के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के ढाका में बढ़ते प्रभाव को माना जा रहा है। बांग्लादेश में ISI खासकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ रही है। जमाते इस्लामी और इनकलाब मंच जैसे समूहों को जरिया बनाया जा रहा है। 18 दिसंबर को छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद फैली अशांति में भी ISI का हाथ साफ साफ माना जा रहा है। और इसके पीछे न केवल बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी जा रही है, बल्कि बांग्लादेश के लोकतंत्र को कट्टरपंथियों ने भीड़ तंत्र में स्थापित कर दिया है। इस पूरे आधे घंटे में हम बात करेंगे इसी विषय पर कि कैसे बांग्लादेश में वर्तमान हालात हैं और क्या है भारत की चिंताएं, और चर्चा करेंगे हम अपने खास मेहमान से भी। छात्र नेता उस्मान हादी को पिछले हफ्ते शुक्रवार को ढाका में गोली मार दी गई। वे बुरी तरह घायल हुए। इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा फैल गई। भालुका उपजिला के दुबालिया पाड़ा में हुई दंगाइयों ने दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी, शव को पेड़ से लटका दिया और जला दिया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में संदिग्धों में से 7 को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी खुद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मैमनसिंह के वालुका में 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या के मामले में रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 लोगों को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया है। ढाका में युवा नेता उस्मान हादी को गोली मारे जाने के बाद जब उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था तो इलाज के बाद उनकी मौत हो गई थी। और हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई शहरों में हिंसा भड़क उठी और मैमनसिंह जिले के अल्पसंख्यक हिंदू युवक को दंगाइयों ने पुलिस की मौजूदगी में न केवल पीट पीट कर मार डाला, बल्कि शव को पेड़ पर लटकाकर जला भी दिया। सोशल मीडिया में ये दृश्य, भयावह दृश्य वायरल है। संवेदनशीलता की वजह से हम आपको दिखाने से इसे परहेज कर रहे हैं। बांग्लादेश किस तरीके से कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुका है और किस तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र की स्थापना हुई है, और मकसद है ISI का भारत विरोधी स्थिति को वहाँ पर पैदा करना। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वीना सीकरी जी की, जो कि फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर बांग्लादेश में रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर संजय जी, जो कि JNU के संजय भारद्वाज जी, जो कि JNU से संबद्ध हैं और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से संबद्ध हैं। सबसे पहले मैम वीना सीकरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आमार सोनार बांग्ला कहा जाता था, आज लहूलुहान है पूरा बांग्लादेश, जल रहा है बांग्लादेश, और सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थितियाँ ये हैं
एक समावेशी समाज था, लोकतांत्रिक समाज था, कट्टरपंथियों के हाथ में पूरी तरीके से जाता हुआ दिखता है। 16 दिसंबर को ऐतिहासिक विजय दिवस के मौके पर दोनों जगह हाई कमीशन में उत्साहपूर्वक पूरा का पूरा आयोजन होता है और 17 को हालात बदल जाते हैं महज 2 दिन के 1 दिन के अंदर। क्या ये सुनियोजित साजिश है? पाकिस्तान अपनी झेप ऐतिहासिक हार को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से उसका बदला लेने की कोशिश करता है। वीना सीकरी मैम। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हुआ अगस्त 2024 में, पिछले साल, जब तख्ता पलट हुई और शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई थी, ये एक कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये कोई एक स्टूडेंट्स अपराइजिंग नहीं था, ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं थी, ये एक बहुत डिलिबरेटली प्लान्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन था, जिसके पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जमात इस्लामी दोनों मिलके उन्होंने किया था। और उनके और जो उन्होंने कोशिश की कि सारा सत्ता जो है वो जमात इस्लामी के हाथ में चला गया है। और मोहम्मद यूनुस जो हैं, हालांकि नोबेल लॉरिएट हैं, जो भी हैं, लेकिन उनका काम बिल्कुल यही है कि वो जो जमात इस्लामी कहते हैं वो उनके बातों पे चले। और वाकई उन्होंने ये किया है कि उन्होंने सारे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको अदल बदल करके उन्होंने जमात इस्लामी का रवैया बिल्कुल सामने ले आए हैं। और हमने यही देखा है कि हमने देखा है कि वो जमात इस्लामी चाहता है कि उनकी सरकार इलेक्शंस में आए, और इसलिए उन्होंने इलेक्शंस ऐसे किए हैं कि अवामी लीग को उनकी एक्टिविटीज को बैन कर दिया है। और हर एक चीज में देखा है भी वो एंटी इंडियन रेटोरिक ला रहे हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि लोगों के में जो भारत के लिए प्रेम था, कोऑपरेशन के लिए दिलचस्पी थी, वो सब उनसे हट जाए और वो ये सोचे कि जो भी बांग्लादेश में बुरा हो रहा है वो भारत की वजह से हो रहा है। और ये जो गलत चीजें हो रही हैं, जमात इस्लामी सब इन्हीं के रास्ते पे चल रहा है। अब देखा है कि जब उस्मान हादी का मर्डर हुआ तो हमने देखा कि उसमें एक जिस शख्स का नाम अब निकल रहा है, वो उससे 1 दिन पहले उसके साथ एक रैली में था। दोनों बंदे इकट्ठे देखे गए थे और अब उनका नाम आ रहा है कि उनका मर्डर किया है। तो जरूर ये कोई अंदरूनी बात है, उनका कोई अंदरूनी मतभेद होगा। और सीधा नाम उन्होंने भारत का लगाया और हमारे उच्चायुक्त को बुलाया और कहा कि ये आपने किया है। तो हमारे उच्चायुक्त ने बिल्कुल डिनाई किया। फिर हमारे सरकार ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बांग्लादेश की उच्चायुक्त को बुलाया और बताया कि ये क्या आप कर रहे हैं, ये गलत काम है। और लेकिन इसके बावजूद जब हमारे सरकार ने उनकी उच्चायुक्त को बुलाया, उसके बाद उन्होंने सारे अपने जो मॉब्स हैं, भारत के हाई कमीशन इन ढाका, फिर असिस्टेंट हाई कमीशन राजशाही, खुलना, चिटगांव, सब उन्होंने उस पर अनलीश किया और बहुत ही बुरी हालत की, बिल्कुल अगेंस्ट जो हमारे जो कन्वेंशंस होते हैं, वियना कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ डिप्लोमेट्स सर्विंग इन अदर कंट्रीज, ये सब उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। और उसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया कि दीपू चंद्र दास, जो एक ऑर्डिनरी फैक्ट्री वर्कर हैं, जो माइमन सिंह में ढाका के काफी नजदीक रहते थे, उनको जलाया। और ये एक्चुअली तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश की राइटर हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल दीपू चंद्र दास ने कुछ भी नहीं कहा था प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ। उन्होंने उनकी कोई जो मुस्लिम को वर्कर थे, उन्होंने ये साजिश बनाई कि इन्होंने कुछ कहा तो इनको पीटो, और पीट के उसको मार दिया और फिर टांग दिया उस पर। तो ये जो बिल्कुल एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और एंटी सूफीज अहमदिया का हो रहा है, ये पिछले साल से ही हो रहा है। और ये पूरे सुनियोजित तरीके से चल रहा है कि इन पे किया है। और अब जो है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जमात इस्लामी पावर में आए, सत्ता में आए, तो ये इलेक्शंस, फेक इलेक्शंस कर रहे हैं, नॉन पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बार बार उनको कहा है कि आप फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस कीजिए, क्रेडिबल हो। लेकिन वो जानते हैं कि 18 महीने के बाद
जो शेख हसीना का सपोर्ट है, अवामी लीग का सपोर्ट है, वो बिल्कुल कायम है, उसमें कुछ कमी नहीं आई है। और उसके साथ साथ जो है वो भी लोग जुड़े हुए हैं जो लिबरेशन वॉर, 1971 वॉर की वैल्यूज को मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल इसके खिलाफ, वो चाहते हैं कि प्री 1971 की सिचुएशन बांग्लादेश में दोबारा आ जाए। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बांग्लादेश आर्मी में एम्बेड करें, और वो जो है कि बांग्लादेश में सारे जो 54 सालों से रूल्स बने हुए थे, वीजा रिस्ट्रिक्शंस थे, कार्गो ट्रेड की इंस्पेक्शन लिखी हुई थी, ट्रेड बंद था, जी ये सब उन्होंने उल्टा कर दिया है। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति हो रही है बांग्लादेश में। हमारी सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर तरह से सोच रही है। जी, संजय भारद्वाज जी, जिस तरीके से वहाँ पर अगर देखें तो लोकतंत्र पर ही हमला नहीं हो रहा है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमला। मीडिया संस्थान जो पहली बार ऐसा हुआ कि अखबार नहीं निकल सके दो अखबार प्रकाशन केंद्रों से। क्या स्थितियां हैं और क्या वजह है? और जिस तरीके से देखें, एक दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तानी हैंडल्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर अफवाह का पूरा तंत्र फैला जाता है। तो एक सुनियोजित साजिश थी ये पूरी हादी की हत्या और हत्या के बाद की स्थितियां। देखिए, निश्चित रूप से बांग्लादेश में जो हालात है वो चिंताजनक है। वो न केवल बांग्लादेश के लिए बाकी भारत और पड़ोसी देशों के लिए, क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा बांग्लादेश में बढ़ रही है, तो उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो वहाँ की जो हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी और जो लिबरल डेमोक्रेटिक लोग हैं उन जी पर दबाव पड़ता है, उनका परसिक्यूशन होता है और वो उनको फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ता है। और ये बांग्लादेश में हो रहा है। देखिए, मोहम्मद यूनुस जो भी जिस भी तरीके से जिस मैंडेट से आए, अब स्टूडेंट ने क्या ग्रीवेंसेस थी, क्या इश्यूज थे, कोई बहुत बड़ा कोटा का विषय था नहीं। लेकिन जिस तरीके से 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को पद से छोड़ना पड़ा और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, तो उसका जो उन पे आरोप लगाए गए कि ये अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज थी और इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं थी, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही थी, इस तरीके जी के। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मैंडेट था और ये ग्रीवेंसेस थी, तो 1.5 साल में अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार का एक तरीके से एनालिसिस किया जाए तो उन्होंने सारी अति को पार कर दिया। जिस तरीके के परसिक्यूशंस माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहा है, अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस के खिलाफ हो रहा है, और जो हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं उन पे वो एकदम दुनिया के सामने एकदम बिल्कुल साफ साफ है। दूसरा जी जो पहलू है कि चुनाव कराने की बात है, तो जहां पर जो सबसे बड़ा जिसका राजनीतिक बेस है और जो पैन बांग्लादेश राजनीतिक दल है अवामी लीग, उसको आपने चुनाव नहीं लड़ने के लिए, उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए आपने उस पर बैन लगा दिया। और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो बीएनपी है, वो काफी समय से चुनाव की मांग कर रही है, आप वहां भी चुनाव नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है ये सारा जो घालमेल हो रहा है वो उसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स भी है और अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं वो भी इन्वॉल्व है, और जी ये खूब से पहले से ही लगे हुए थे। तो यहाँ पे बात आती है कि अभी ये जो सारा प्रॉब्लम्स आ रही है, ये बेसिकली दो इसके मंसूबे हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि इस चुनाव को नहीं कराने के लिए इस तरीके की स्थिति पैदा कर दो कि बांग्लादेश में चुनाव की डिमांड ही नहीं करे हो, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है जी और मेंटेन नहीं हो रहा। क्यों ये इसलिए करना चाहते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस जिनके मुखौटा बने हुए हैं, वो जमात इस्लाम, उसका कोई राजनीतिक बेस नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने पूरे बांग्लादेश के अगर इतिहास को देखते हैं तो कभी भी 10-12% से ज्यादा वोट उनको कभी नहीं मिले। पिछले चुनाव में तो उनको सिर्फ 4% वोट ही मिले थे, उसके बाद उनको बैन कर दिया गया। तो उनको पता है कि अगर फ्री फेयर इंक्लूसिव चुनाव होता है तो ये कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। और तो जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है जिसको हम किंग्स पार्टी कहते हैं, एनसीपी, वो भी छात्रों की है, वो सिर्फ ढाका में कुछ लोगों तक सीमित है, उसका कोई बांग्लादेश में प्रेजेंस नहीं है। तो उनको जी पता है कि अगर वहां पे ये चुनाव होता है तो ना तो एनसीपी सत्ता में आएगी, ना ही जमात इस्लाम सत्ता में आएगी, या तो बीएनपी आएगी, और नहीं तो अगर फ्री अवामी लीग को अगर मौका दिया जाए तो अवामी लीग सत्ता में आएगी। तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि ऐसी स्थिति पैदा कर दो, चुनाव ही ना होने दिया। चुनाव ही नहीं।
दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि इस तरीके का एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर दो, लोगों में इतना डर कर दो कि चुनाव को मैनेज करना और मैनिपुलेट करना जमात इस्लाम और जो अभी जो पूरा सिंडिकेट बना हुआ है। आप ये बात मान के चलिए कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो सेक्रेटरीज हैं वो सब जमात इस्लाम के सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स हैं, या आप ये कहिए कलेक्टर्स हैं या एसपी हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हुए हैं वो सब जमात इस्लाम के काडर है। तो पूरा तरीका एक तरीके से तंत्र क्रिएट कर दिया गया कि चुनाव अगर फरवरी में किसी हालत में कराने पड़ जाए तो वो पूरा चुनाव जमात इस्लाम या एनसीपी के लिए मैनिपुलेटेड चुनाव और वो सत्ता में आए। वो बीएनपी को भी नहीं चाहते, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दोनों राजनीतिक दल हैं जिनका अपना एक अल्टरनेटिव रिजीम्स रहा है, बीएनपी और अवामी लीग, इन दोनों को सत्ता से बाहर करके और एक तरीके से पाकिस्तान की विचार को मजबूत करना, एक पक्ष ये है। वो कहीं ना कहीं लगातार होता दिख रहा है। नहीं, दूसरा एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एक साजिश चली जा रही है कि देखिए 1971 की हार को, उस डिफीट को, उस ये कहिए कि उस बेइज्जती को वहां की पाकिस्तान। आप मुझे जस्ट गिव मी द पासपोर्ट, मैं अभी वो कंप्यूटर से ज्वाइन कर रही हूँ, पासवर्ड दोबारा दीजिए। हम चर्चा जारी रखेंगे पाकिस्तान जी। संजय जी जी, हाँ, निश्चित तौर पर हम चर्चा जारी रखेंगे। वीना सीकरी मैम हमारे साथ हैं। मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस तरीके से प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी कह रहे हैं कि चुनाव को किसी भी तरीके से टालना या फिर जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनका लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व समाप्त करना, और एक लंबी साजिश के तहत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो झेप है, जो ऐतिहासिक झेप है, उसका भी कहीं ना कहीं रणनीति में लेते हुए बांग्लादेश का जिस तरीके से भारत ने मुक्ति कराया था उसका भी कहीं ना कहीं बदला लेना, और बांग्लादेश सरीखे एक लोकतांत्रिक देश पर इस्लामिकरण करने का प्रयास किस रूप में देखती हैं कि कहीं ना कहीं वो ताकतें जो पाकिस्तान आज एक फेल्ड स्टेट के रूप में खड़ा है, वो ताकतें आज ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश में सक्रिय होकर बांग्लादेश को भी उसी पैराए पर ले जा रही हैं। वीना सीकरी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही है कि जिन्होंने 1971 में जिनकी हार हुई थी, अमेरिका की हार हुई थी, पाकिस्तान की हार हुई थी, रज़ाकार्स की हार हुई थी, जमात इस्लामी की हार हुई थी, अब 54 सालों के बाद वो सोच रहे हैं कि उनकी जीत हुई है और वो वही सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि दो चीजें हो जाए। एक तो लोग बिल्कुल भूल जाएं कि लिबरेशन वॉर कभी हुई भी थी और उसका कोई महत्व भी लोग भूल जाएं, और दूसरी बात ये कि वो अपने आप को सत्ता में ले आए, और उन्होंने जमात इस्लामी को चुना है इसलिए। लेकिन जो उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड एक बात है वो ये है कि लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया है, और लोगों के बीच में जो अवामी लीग की स्वीकारी है वो अभी तक है, वो कहीं नहीं गई है, और लोग भी ये चाहते हैं कि अवामी लीग हिस्सा ले इलेक्शन पे। ये जो उन्होंने कल आपने देखा होगा प्रथम आलो के दफ्तर को जलाया है, वो इसलिए जलाया है क्योंकि प्रथम आलो ने 2-3 दिन पहले एक नेशनल ओपिनियन सर्वे पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 70% लोग चाहते हैं कि अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा ले। ये नहीं मतलब कि लोग उसी के लिए वोट करेंगे, नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा ले ताकि जेन्युइनली डेमोक्रेटिक, फ्री और फेयर इलेक्शंस, इंक्लूसिव इलेक्शंस हों। अब यही बात जो है ये पता चलता है कि जमात इस्लामी को ये स्वीकार नहीं है। वो चाहते हैं कि अवामी लीग अलग हो जाए, जातीय पार्टी अलग हो जाए और बाकी जो है वो सब इनके लिए वोट करें। ये होने को नहीं है। अगर वो कोशिश करते जाए कि ऐसा इलेक्शन हो तो ये इलेक्शन में बहुत ही अनरेस्ट, इंस्टेबिलिटी, वायलेंस होगी। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे हमारी सरकार ने कई बार कहा है, सही कहा है, कि फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन हो, तभी वो क्रेडिबल होंगे। और यही कोशिश हमको पूरे विश्व में ये बात ले जानी चाहिए कि इलेक्शन जरूर इधर फ्री, फेयर और इंक्लूसिव हो, वरना इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। और ये भारत नहीं चाहता, पूरे विश्व के लिए ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, रीजनल इंस्टेबिलिटी हमारे देश के लिए, हर एक के लिए दक्षिण पूर्व एशिया को और समूचे पड़ोसी देशों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। अस्थिर बांग्लादेश या फिर अलोकतांत्रिक बांग्लादेश किसी के भी लिए लाभकारी नहीं है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जैसा कि मैम कह रही कि वहाँ पर स्थिरता कायम करना, लेकिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं यूनुस साहब, लेकिन उनके बयान अशांति ही फैलाने वाले अब तक साबित हुए हैं। रुख उनका कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों के भारत से अलग जाकर जो स्टेटेड वहाँ की पॉलिटिक्स थी, जो वहाँ पर स्थापित जो कूटनीतिक रणनीतिक वहाँ के विदेश नीति थी, उससे कहीं ना कहीं इतर जाकर कर रहे हैं। किस रूप में देखते हैं इस पूरे मुहिम में? कहीं ना कहीं वो भी शामिल दिखते हैं
कि इसको जितना लंबा खींचा जाए पदारूढ़ रह सकेंगे? देखिए, बेसिकली क्या हो रहा है कि इनके लिए, मोहम्मद यूनुस के लिए एक सबसे बड़ा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। ये बेसिकली एंटी अवामी लीग था मोहम्मद यूनुस, और अमेरिका भी एंटी अवामी लीग और एंटी शेख हसीना थी, तो अमेरिका को एक अच्छा मोहरा मिला ये। और जमात इस्लाम के माध्यम से, या आप ये कहिए कि जो पाकिस्तान की आईएसआई के एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से वो ऐसा एक मौका तलाश कर रहे थे, और उसमें एक चेहरा इनको दिखाई दिया, मोहम्मद यूनुस। अब क्या हो गया कि मोहम्मद यूनुस की विचार तो है कि भाई प्रोग्रेसिव लिबरल है, लेकिन वो सारा काम कट्टरपंथवाद कर रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में आज कट्टरपंथ बढ़ रहा है, जहां पे इस्लामाइजेशन हो रहा है, जिसमें अंसारुल बांग्ला टीम बहुत एक्टिवली काम कर रही हो, अलकायदा के लिए बेसिकली जो जसीमुद्दीन का नाम आ रहा है, वो काफी कुछ हद तक अलकायदा का एक आउटफिट है, जी। जो अंसारुल बांग्लादेश। और साथ ही साथ जो पहले हुजी भी था, वो भी बहुत एक्टिवली अब इन्वॉल्व है। बांग्लादेश में जिस तरीके से जो कट्टरपंथ बन रहा है, इसमें मोहम्मद यूनुस बेसिकली कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, एक मोहरे के रूप में काम कर रहा है। वो किसका मोहरा बना हुआ है? जमात इस्लाम को। और जमात इस्लाम किसकी प्रॉक्सी है? वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है। और वो स्पष्ट है पूरी दुनिया के सामने। जी। बिल्कुल, दुनिया 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 जानती है। और वो, अब मुझे लगता नहीं कि अब उनको कोई एग्जिट भी नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए सिर्फ यही है कि अब वो कट्टरपंथ के राह पर आगे बढ़े। ये बांग्लादेश के लिए एक चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि ये साजिश जो है, ये बंगाली समाज को एक साजिश में ट्रैप कर दिया गया है। ये ट्रैप कर दिया गया कि 1971 की जो भूल थी, जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है पाकिस्तान आर्मी की, जो डिफीट हुई थी, उसको आज तक वो भूल नहीं पाई। अमेरिका भी उस भूल को नहीं भूल पाया है, जी। चीन भी उस भूल को नहीं भूल पाया, जमात इस्लाम भी उस भूल को आज तक भूल नहीं पाए। और मुझे लगा एक मौका मिला है इनको कि वो जो जिन्होंने इनको डिफीट किया था, अवामी लीग और बांग्लादेश के लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर लोग हैं, और भारत ने जो डिफीट किया था, उसको एक एंटी, उनके खिलाफ एक रिटोरिक क्रिएट कर दिया जाए, और उनके खिलाफ एक तरीके का मोर्चाबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर दिया जाए। और उसमें हिंसा का सहारा, सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है कि उसमें ये हिंसा का सहारा ले रहे हैं, और वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात लोगों को मार रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने ही लोगों को, हादी कौन है? वो इंकलाब मंच है, वो बेसिकली वो इन्हीं का ही आदमी है। इन्होंने ही इस तरीके के रुकस क्रिएट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को क्रिएट करने के लिए अपने लोगों को इस तरीके का हालात क्रिएट किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, कि बांग्लादेश में टेरर का माहौल हो, और रेडिकलाइजेशन, और ये कहिए कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक है, वो घर से बाहर ही नहीं है। वो पूरे के पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाए। ये कोशिशें चल रही कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली वो पीढ़ी ही समाप्त हो जाए, और युवाओं को भी जिस तरीके से उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। वीना सीकरी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, प्रोफेसर भारद्वाज ये कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साजिश चल रही है कि भारत की उस ऐतिहासिक विजय और भारत के ऐतिहासिक कदम का कहीं ना कहीं वो अपने, जिसको कहते हैं खुशफहमी पाल सकते हैं कि उसका वो बदला ले सके। लेकिन अगर देखें जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं, यूनुस सरकार कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, मानवाधिकार संगठन कहीं ना कहीं शांत रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ जो छोटे मोटे हमलों पर भी दूसरों को नसीहत देने का काम करती है, मौन धारण किए रहती है, मीडिया संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, मीडिया संस्थानों के हमलों की निंदा होती है, अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर कैसा दो तरफा ये रवैया है? कैसा ये बताता है कि स्पष्ट तरीके से वो लोग वहां खड़े हैं जहां पर उनका केवल और केवल एक मोटो है, भारत विरोध? जी, वो बिल्कुल उनका दो तरफिया रवैया तो बिल्कुल ही इस्टेब्लिश्ड है, और ये अब भारत को ही इस बात को लेके उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। जो अन्य देश हैं और हमारे पूरे रीजन में मिडिल ईस्ट के लोग हैं, अब ये जो मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज, हमारे इतने अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ, वो भी नहीं चाहते कि कट्टरपंथी सरकार आए, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ये उनके लिए बहुत सेटबैक होगा कि किसी देश में एक कट्टरपंथी सरकार आए, रेडिकल सरकार आए। ये और इस्लामिक कंट्री में ये मिडिल ईस्ट और गल्फ की कंट्रीज के लिए बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। इसलिए ये ही हमको बताना है उनको कि देखिए, इसमें आप फेयर इंक्लूसिव इलेक्शंस होने दीजिए, ताकि जो भी सरकार आए वो हम उनसे बातचीत करेंगे। और वाकई जो ये ह्यूमन राइट्स की बात जो है, जो आपने कही है, जो भारत जो हिंदुओं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सूफी, अहमदियत पे हो रहा है, इस पे हमें और भी बात उड़ानी चाहिए। नेशनल लेवल पे
रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। इसके बारे में बिल्कुल हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं, अगर हम इस पे चुप रहें तो बाद में लोग कहेंगे कि आपने तो हमें बताया नहीं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। जो मोहम्मद यूनुस हैं, उनको जब वो गए थे 2 महीने पहले न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया किसी वेस्टर्न जी एजेंसी को, तो उनसे पूछा गया कि ये क्या है, उन्होंने सिर्फ फेक न्यूज फ्रॉम इंडिया ऐसे कह दिया, बिल्कुल डिसमिस कर दिया। और कल जो हुआ दीपू चंद्र दास के साथ, सिर्फ इसलिए उनको स्वीकार करना पड़ा कि हमारे मीडिया के थ्रू और मोबाइल फोन्स पे जो सब रिकॉर्ड किया था उसके थ्रू बिल्कुल वो कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता था कि ये हुआ है। अन्य इतनी चीजें रोज हो रही हैं। परसों की बात है कि वहां से आया कि एक एल्डरली हिंदू कपल, हस्बैंड वाइफ, दोनों को अपने घरों में उनके गर्दन काट के उनको मरवा दिया। तो ये चीजें जो है, जो हो रही हैं, ये हमें बिल्कुल, हमारी जो समूह है इसके बारे में इसको हाईलाइट करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और क्यों पूरी दुनिया जो जो आपने कहा मीडिया के ऊपर, मीडिया के सारे लोग, मैं कितने लोगों को जानती हूँ सीनियर मीडिया रिप्रेजेंटेटिव तो जेल में हैं, 1 साल से जेल में हैं, उन पे मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं, ना तो ट्रायल हुआ है। समय मैम बहुत कम है, लेकिन हम चर्चा जारी रखते और निश्चित तौर से आप लोगों दोनों विशेषज्ञों की ये राय भी है कि सिर्फ लोकतांत्रिक बांग्लादेश ही बांग्लादेश के हित में है, समूचे क्षेत्रीय देशों के हित में है, समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के हित में है। और वो मूल्य जिनके आधार पर बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, उन मूल्यों को भी संरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म नहीं, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, पहनावे के आधार पर, स्वाभिमान के आधार पर और अपने सार्वभौम सम्मान के आधार पर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। कट्टरपंथियों के हाथ में न जाए बांग्लादेश, अगर जाएगा तो पाकिस्तान जैसे ही हालात होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम वीना सीकरी जी। तो निश्चित तौर से जो बांग्लादेश के हालात हैं वो चिंताजनक है। बांग्लादेश के हालात कट्टरपंथियों में के हाथ में जाता हुआ बांग्लादेश दिखता है, पाकिस्तान के खूनी खेल का मैदान बांग्लादेश बनता हुआ दिखता है। और ये बांग्लादेश को सोचना है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी या फिर बांग्लादेश अपना हश्र भी पाकिस्तान जैसा करना चाहता है। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।